हेलो चिल्ड्रन, इस वीडियो में सिंथेसिस निर्माण के अंतर्गत हम सिंपल सेंटेंस बनाने के विभिन्न नियमों में से एक जो पार्टिसिपल है का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। पार्टिसिपल, जैसा कि मैंने अपने पूर्व के वीडियो में बताया है कि 3 प्रकार का होता है: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एवं परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का अध्ययन हम पूर्व के वीडियो में कर चुके हैं। आज हम यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। यहाँ पर हमने पहले से हेडिंग लिखा हुआ है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, कैसे बनता है और ग्रामर में किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत इसका नाम आता है, आदि बातों को हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद ही हम एग्जाम्पल्स के द्वारा 2 छोटे छोटे वाक्यों को लेकर के सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल कहते किसे हैं। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म को कहते हैं। जैसा कि मैंने बार बार बताया है कि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट, सेकेंड फॉर्म को पास्ट और थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। आईएनजी फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। तो जब हम पास्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। जनरली हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कह देते हैं, लेकिन थर्ड फॉर्म का ग्रामर में जो नाम है उसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। पास्ट पार्टिसिपल का हिंदी में जब अनुवाद किया जाता है, ये हिंदी में इसका अर्थ निकाला जाता है, तो इसका अर्थ हुआ, हुई, हुए करके निकलता है। जैसे चुना हुआ, बिका हुआ, सोया हुआ, खोया हुआ, पाया हुआ। जिन हिंदी के शब्दों में हुआ, हुई, हुए शब्द जुड़े होंगे, इसका तात्पर्य कि हिंदी का वो शब्द जब अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया जाएगा तो पास्ट पार्टिसिपल अर्थात क्रिया की थर्ड फॉर्म के रूप में उसका प्रयोग किया जाएगा। इसका अगला नियम है, पास्ट पार्टिसिपल का जब हम प्रयोग करते हैं तो नाउन से पूर्व, यानी कि जिस नाउन के लिए इसका प्रयोग होता है उस नाउन से ठीक पहले या फिर उसके ठीक बाद, यदि फ्रेज के रूप में आता है तो ठीक बाद। फ्रेज का तात्पर्य है कि पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म कुछ अन्य शब्दों के साथ में आए। यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म कुछ अन्य शब्दों के साथ में आता है तो उसे फ्रेज सहित कहते हैं। और ये 2 तरह से आता है। सिंगल आएगा तो नाउन से ठीक पूर्व, और यदि फ्रेज के साथ आएगा, कुछ अन्य शब्दों के साथ आएगा, तो नाउन के ठीक बाद इसका प्रयोग किया जाएगा। और इसकी चौथी बात है, नाउन से ठीक पूर्व या ठीक बाद आने पर
यह एडजेक्टिव का कार्य करता है। एडजेक्टिव का कार्य है किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना। तो ये नाउन के ठीक पूर्व या ठीक बाद आकर के उस नाउन पर प्रकाश डालता है, उस नाउन को क्वालिफाई करता है, और पर ये रहता वर्ब के फॉर्म में है, थर्ड फॉर्म में। नाउन के पहले आने के कारण ये वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव बन जाता है, क्योंकि जो भी शब्द नाउन के पहले या बाद में आएगा विशेषता बताने के लिए, वो भले ही वर्ब हो परंतु एडजेक्टिव की जगह आने पर वो एडजेक्टिव कहा जाएगा। तो इस प्रकार ये वर्ब होने के साथ साथ नाउन की विशेषता बताता है, इसलिए ये एडजेक्टिव और वर्ब दोनों है और दो पार्ट्स ऑफ स्पीच का रोल अदा करता है। दो पार्ट्स ऑफ स्पीच का रोल अदा करने पर इसे हम डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि किस प्रकार से पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। यहां हमने सेपरेट करके दो एग्जाम्पल लिखे हैं। आई फाउंड ए पेन, इट वॉज लास्ट। मैंने एक पेन पाया, ये खो गया था। आप देख रहे हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ये है और ये सब्जेक्ट है, ये सहायक क्रिया है, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म ये है। जो शब्द वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वही पास्ट पार्टिसिपल होता है। ये शब्द पास्ट पार्टिसिपल है और हमने जैसा कि बताया कि नाउन से ठीक पूर्व जब पास्ट पार्टिसिपल आता है और जिस नाउन के बारे में प्रकाश डालता है उससे ठीक पूर्व इसका प्रयोग किया जाएगा। तो जब हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो इस प्रकार से बनाएंगे, आई फाउंड ए। अब हम पेन लिखने से पहले लास्ट लिख देंगे, लास्ट पेन। ये लास्ट शब्द नाउन शब्द के पहले आ गया और इसलिए ये एडजेक्टिव हो गया। अब इसका अर्थ निकलेगा, मैंने एक खोया हुआ। ये मैंने पहले बताया है कि जब पास्ट पार्टिसिपल होगा तो हुआ शब्द आना चाहिए, तो खोया हुआ पेन पाया। इस प्रकार से ये दो सेंटेंस मिला करके एक सेंटेंस बन गया, इसलिए इसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अब एक नियम हम और देखेंगे। यहां हमने दो छोटे छोटे वाक्य लिखे हैं। दे मेट ए मैन, ही वॉज इंजर्ड इन ए रोड एक्सीडेंट। आप देख रहे हैं कि दूसरे वाला सेंटेंस में ये शब्द वर्ब का थर्ड फॉर्म है और इसीलिए ये शब्द पास्ट पार्टिसिपल है। लेकिन इस शब्द के साथ कुछ अन्य शब्द भी आ गए हैं। इन ए रोड एक्सीडेंट, ये इंजर्ड शब्द किसके बारे में बता रहा है? मैन के बारे में। अर्थात इस शब्द को मैन से ठीक पहले होना चाहिए, लेकिन ये इंजर्ड अन्य शब्दों के साथ आ गया है, फ्रेज के साथ आ गया है, इसलिए इस मैन नामक नाउन के ठीक पहले न रख करके ठीक बाद में रखेंगे। हमने बताया जब एक शब्द का हो तो नाउन से ठीक पहले रखा जाए। जैसे यहाँ पर लास्ट एक शब्द का था तो हमने पेन नामक नाउन से ठीक पहले रख दिया था। लेकिन यही शब्द पास्ट पार्टिसिपल शब्द यदि एक शब्द से ज़्यादा का हो तो नाउन के ठीक बाद रखेंगे।
तो इसको हम सिंपल बनाएंगे। दे मेट ए मैन। यदि एक शब्द का होता तो यहां हम इंजर्ड लिख देते, लेकिन यहां पे नहीं लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे। तो बाद लिखने का मतलब है इंजर्ड, अन्य शब्द लिख देंगे इन ए रोड एक्सीडेंट। दूसरे वाक्य के जो अन्य शब्द होते हैं, पास्ट पार्टिसिपल से पहले के शब्द होते हैं, कर्ता हो सकता है, सहायक क्रिया हो सकता है, उनको हम हटा देते हैं, क्योंकि दूसरे वाक्य का कर्ता पहले वाक्य के कर्म से प्रायः मिलता रहता है। तो इसलिए हम दूसरे वाक्य के उन शब्दों को जिनकी आवश्यकता नहीं है हटा देते हैं। यहाँ ही वाज लिखा है और ये मैन के इक्वल था, इसलिए हमने इसको हटा दिया। और इस प्रकार से हमने दूसरा एग्जाम्पल के द्वारा पास्ट पार्टिसिपल से कैसे सिंपल सेंटेंस बनाते हैं सीखा। अब हम एक एग्जाम्पल और लेंगे। यहां पर हमने एग्जाम्पल के रूप में लिखा है, ए लीडर वाज डिलीवरिंग हिज स्पीच एमंग द पीपुल, ही वाज डिफीटेड इन द इलेक्शन। आप देख रहे हैं कि दूसरा सेंटेंस में डिफीटेड शब्द आया है, फ्रेज सहित आया है। पहले वाले एग्जाम्पल में जिस नाउन के बारे में दूसरा सेंटेंस बता रहा था, पास्ट पार्टिसिपल बता रहा था, वो नाउन वाक्य के अंत में था, कर्म के रूप में था। लेकिन यहाँ इस एग्जाम्पल में जो ये डिफीटेड शब्द है, आप देख रहे हैं कि लीडर के बारे में बता रहा है, कर्ता के बारे में बता रहा है, परंतु ये एक से ज्यादा शब्दों का है। इसलिए इस शब्द को हम लीडर से पहले बाद में रखेंगे, लीडर के पहले नहीं रखेंगे। यदि केवल डिफीटेड होता, ही वाज डिफीटेड, तो हम यहां पर रख देते। लेकिन चूंकि इन द इलेक्शन लिखा हुआ है, ये 4 शब्दों का है, 3 शब्द एक्स्ट्रा इसमें आए हैं, इसलिए लीडर से ठीक बाद लिखेंगे और इन 2 शब्दों को हटा देंगे। तो इसको हम सिंपल बनाएंगे, ए लीडर डिफीटेड इन द इलेक्शन अब इतना लिखने के बाद पहले वाक्य की शेष बातों को उतार देंगे। वाज डिलीवरिंग हिज स्पीच एमंग द पीपुल। और इस प्रकार से ये भी सिंपल सेंटेंस बन गया। एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 से यह स्पष्ट हो गया कि नाउन चाहे कर्म के रूप में हो या कर्ता के रूप में हो या किसी अन्य रूप में हो, जहां भी नाउन होगा उस नाउन के ठीक आगे या ठीक बाद पास्ट पार्टिसिपल को रखा जाता है। आगे रखने का कारण सिर्फ एक शब्द होना है और उसके ठीक पीछे रखने का कारण है एक से ज्यादा शब्द होना है। तो इस प्रकार से आपने पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना सीखा। अब हम परफेक्ट पार्टिसिपल जो तीसरा प्रकार है उसके द्वारा कैसे सिंपल सेंटेंस बनाते हैं
सीखने का प्रयास करेंगे। हमने हेडिंग पहले से लिख रखा है परफेक्ट पार्टिसिपल। इसको जानने से पहले इसका भी हम अर्थ जान लेंगे कि परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है। यह एक्टिव वॉइस में हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के बनता है। यदि हमारा पार्टिसिपल एक्टिव वॉइस का है तो हैविंग होना चाहिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म होना चाहिए। आप देख रहे हैं ये प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल का कॉम्बिनेशन है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होना चाहिए और पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। इसमें दोनों है। इसका तात्पर्य है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल को मिला करके परफेक्ट पार्टिसिपल बना हुआ है। इसलिए एक्टिव वॉइस में हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। इसी प्रकार पैसिव वॉइस में हैविंग के साथ बीन जुड़ जाएगा। बीन इस बात का प्रतीक होगा कि ये पैसिव वॉइस है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में बीन का फर्क है। इसमें हैविंग क्रिया की थर्ड फॉर्म और इसमें हैविंग बीन क्रिया की थर्ड फॉर्म। हिंदी में इसका अर्थ करने के पश्चात या करने के बाद निकलता है। एक काम करने के बाद ही दूसरा काम होता है। जब तक एक काम खत्म नहीं होगा तब तक दूसरा काम प्रारंभ नहीं होगा। इसलिए एक काम करने के बाद दूसरा काम होता है। इसका प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल की भांति होता है। जैसे कि आपने पढ़ा है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में कर्ता समान होना चाहिए या कर्म समान होना चाहिए। एक घटना पहले होना चाहिए, दूसरी घटना बाद में होना चाहिए। तो इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल की भांति ही इसका प्रयोग होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में पहला काम पूरी तरह से समाप्त हुआ या नहीं हुआ इस बात का पता नहीं होता है, पर परफेक्ट पार्टिसिपल में जब एक काम पूर्णतः समाप्त हो जाएगा, पहला काम पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, तभी दूसरा काम आरंभ होगा। तो इस शर्त पर परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे उसने कपड़े उतारे, वह नदी में कूद गया। जब कपड़े उतारने का काम पूरा हो गया तभी वो नदी में कूदा। ऐसा नहीं हो सकता कि आधे कपड़े उतारे और नदी में कूद गया। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या है, उसने सांप देखा और वह भागा। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि सांप देखते देखते भागा या सांप को पूरी तरह से देख लिया तब भागा, लेकिन इस एग्जाम्पल में स्पष्ट है कि जब कपड़े उतर गए तभी वो नदी में कूदा। तो यही दोनों में फर्क है। इसमें एक काम पूरा हो गया तब दूसरा काम प्रारंभ हुआ, और उसमें एक काम पूरा हुआ या नहीं इस बात का पता नहीं है। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि कैसे हम इसको बनाएं। यहां पर हमने एग्जाम्पल लिखा हुआ है पहले से, तो आप देखेंगे ही रोट ए लेटर, ही पोस्टेड इट इन द पोस्ट ऑफिस। उसने पत्र लिखा और इसको पोस्ट ऑफिस में डाल दिया। ऐसा नहीं हो सकता कि वो लिखते लिखते पोस्ट ऑफिस में पत्र डाल दिया हो। जब पत्र पूरी तरह से लिख गया तो ही पोस्ट ऑफिस में डाला जाता है।
इसका मतलब इसमें एक काम पहले से समाप्त हो गया, तभी दूसरा काम प्रारंभ हुआ। तो इसको हम सिंपल बनाएंगे। जब इस तरह से होता है तो दोनों के कर्ता समान है, जैसा कि हमने कहा कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की भांति ही इसका प्रयोग होता है। तो जब कर्ता समान हो तो पहले वाला कर्ता हम हटा देते हैं और शुरुआत हैविंग से करेंगे। जैसा कि हमने बताया कि एक्टिव वॉइस में हैविंग होता है, तो हम लिखेंगे हैविंग। हैविंग इस बात का प्रतीक है कि काम पूरा हो गया था पहले वाला, तभी दूसरा काम प्रारंभ हुआ, हैविंग। और फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। यहाँ पर रोट लिखा हुआ है जो कि क्रिया की सेकेंड फॉर्म है, तो यहाँ पर हम इसको थर्ड फॉर्म लिख देंगे, हैविंग रिटन ए लेटर। क्रिया लिखने के बाद अन्य शब्दों को उतार देते हैं और फिर कामा लगा देते हैं, दूसरे वाक्य को पूरा होते से उतार देते हैं। तो हम उतार देंगे, पोस्टेड इन द पोस्ट ऑफिस। अब हम एक एग्जाम्पल और देखेंगे। यहां हमने लिखा है द किंग वॉज किल्ड, ही वॉज वरीड इन द चर्च यार्ड। राजा मारा गया, मारने का काम पूरा हो गया था, तभी उसको दफनाया गया। ऐसा नहीं हो सकता कि आधा मरा हो या मरने वाला हो और उसको दफना दी जाए। मरने का काम जब पूरा हो जाता है तभी दफनाया जाता है। इसलिए ये भी परफेक्ट पार्टिसिपल में आएगा। जैसा कि हमने कहा कि जब दो कर्ता होते हैं, दोनों कर्ता समान होते हैं, तो पहले वाले कर्ता को हम छोड़ देते हैं और वर्ब से शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं कि ये यहां से सहायक वर्ब है, ये वर्ब है, लेकिन ये पैसिव वॉइस में है। तो जब परफेक्ट पार्टिसिपल पैसिव वॉइस में होता है तो हम हैविंग और बीन लगाते हैं। तो यहां लिखेंगे हैविंग बीन। वाज की जगह पे बीन आ गया, वाज का थर्ड फॉर्म बीन होता है। तो अब किल्ड बचा, किल्ड का भी थर्ड फॉर्म किल्ड ही होता है। अब पहला सेंटेंस पूरा हो गया, दूसरा सेंटेंस लिखेंगे ही लिखा है यहाँ पे और यहाँ पे नाउन लिखा हुआ था। यदि वाक्यों में पहले में नाउन लिखा हो, बाद में प्रोनाउन लिखा हो, तो जब सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो नाउन और प्रोनाउन लिखने की जब बात आएगी तो हम नाउन को ही प्राथमिकता देंगे, नाउन लिखेंगे ताकि अर्थ स्पष्ट होता रहे। तो हम लिखेंगे द किंग। द किंग का तात्पर्य ही से ही है, ऐसा नहीं कि हमने दूसरा शब्द लिख दिया, बस इसका हमने नाउन लिख दिया। वाज वरीड इन द चर्च यार्ड। इस प्रकार से ये भी एग्जाम्पल हमने पूरा किया। एक एग्जाम्पल और सीखेंगे। दे वर इन्वाइटेड, दे रीच द पार्टी। जब इनविटेशन मिल गया तो ही पार्टी में पहुंचे। ऐसा नहीं कि इधर इनविटेशन लो उधर पार्टी में पहुंच जाओ। तो ये भी परफेक्ट पार्टिसिपल में आएगा। ये भी दूसरे एग्जाम्पल की तरह है, पैसिव वॉइस में है ये, इसलिए हैविंग बीन से शुरू करेंगे। हैविंग बीन इनवाइटेड, पहले थर्ड फॉर्म है, कामा लगा देंगे, दूसरा सेंटेंस उससे उतार देंगे। दे रीच्ड
पार्टी। इस प्रकार से हमने पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना सीखने की कोशिश की है। अब हम दूसरे नियम में जाएंगे। दूसरे नियम के अनुसार सिंपल सेंटेंस बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ हमने दूसरा नियम लिखा हुआ है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का क्या अर्थ होता है, यहाँ हम पहले जानने की कोशिश करेंगे कि ये बनता कैसे है और अर्थ क्या निकलता है हिंदी में। तो हमने यहाँ लिखा हुआ है कि यह क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देने से बन जाता है। अर्थात क्रिया की फर्स्ट फॉर्म हो और उसके पहले हम टू लगा दें तो इन्फिनिटिव बन जाता है। ये दो प्रकार का होता है। ये पहला सिंपल इन्फिनिटिव और दूसरा जिरंडल इन्फिनिटिव। सिंपल इन्फिनिटिव और जिरंडल इन्फिनिटिव, इन दोनों में क्या फर्क है ये हम देखेंगे कि सिंपल इन्फिनिटिव और जिरंडल इन्फिनिटिव क्या अंतर है। सिंपल इन्फिनिटिव में इसका अर्थ ने के लिए निकलता है। यदि हिंदी में किसी वाक्य में ने के लिए आता है तो इसका तात्पर्य है कि वाक्य में सिंपल इन्फिनिटिव का प्रयोग हुआ है। जैसे हम कहें कि हम जीने के लिए खाते हैं, तो ने के लिए आ गया। इसका मतलब इस वाक्य में सिंपल इन्फिनिटिव का प्रयोग हुआ है और यह एडजेक्टिव की तरह कार्य करेगा। जिरंडल इन्फिनिटिव में इसका तात्पर्य ना नी ने से होता है। जैसे पढ़ना, लिखना, आना, जाना, सुनना आदि जो शब्द होते हैं जिनमें ना जुड़ा होता है, नी ये या जुड़ा होता है या ने जुड़े होते हैं, वो जिरंडल इन्फिनिटिव कहलाते हैं। और जिरंडल इन्फिनिटिव नाउन की तरह कार्य करता है। जैसे कहा जाए कि पढ़ना एक तपस्या है, तो टू रीड इज अ मेडिटेशन। तो यहां पर पढ़ना शब्द आ गया। इसका मतलब जिरंडल इन्फिनिटिव का प्रयोग करके हमने सब्जेक्ट बना लिया और नाउन की तरह इसका प्रयोग किया गया। अब इसका अगला बिंदु देखेंगे। इसके इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म बनता है। एक्टिव वॉइस में टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पैसिव वॉइस में टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी प्रकार से परफेक्ट टेंस में इसके पैसिव वॉइस में टू हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है और एक्टिव वॉइस में टू हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि बीन हट जाएगा तो एक्टिव वॉइस का परफेक्ट टेंस हो जाएगा और बीन जुड़ जाएगा तो पैसिव वॉइस का परफेक्ट टेंस हो जाएगा। इस प्रकार से इसके दो टेंस बनते हैं, इंडेफिनिट टेंस और परफेक्ट टेंस। एग्जाम्पल के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इसका प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। यहां हमने एग्जाम्पल लिखा है, वी आर गोइंग टू दिल्ली, वी विल मीट रमेश देयर। यहां पर आप देख रहे हैं कि दो छोटे छोटे वाक्य हैं। हम दिल्ली जा रहे हैं और हम रमेश से मिलेंगे।
क्यों ना हम हिंदी में इन दोनों वाक्यों को जोड़कर एक पहले समझ लें कि एक साथ कैसा बनेगा। तो हम इस तरह से हिंदी में कह सकते हैं कि हम रमेश से मिलने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। आप देख रहे हैं मिलने के लिए जा रहे हैं, ने के लिए शब्द आ गया, इसका मतलब ये सिंपल इन्फिनिटी से बन जाएगा और उद्देश्य बता रहा है, हमारे जाने का उद्देश्य क्या है। तो जो शब्द उद्देश्य बता रहा है किस लिए हम जा रहे हैं, उस शब्द को हम उस शब्द से पहले हम टू लगा देंगे। ये शब्द हम किस लिए जा रहे हैं, मिलने के लिए, ये उद्देश्य बता रहा है। और इस उद्देश्य बताने वाले से पहले जो शब्द होते हैं उनको हम कट कर देते हैं। अब शेष वाक्य को हम लिख लेंगे। तो हम पहला वाक्य पूरा उतारेंगे, वी आर गोइंग टू दिल्ली। अब हम यहां से लिखेंगे लेकिन टू लगा देंगे क्योंकि हम इसको इन्फिनिटिव बनाएंगे। तो टू हो जाएगा मीट रमेश। अब देयर शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि देयर दिल्ली का प्रोनाउन है। जब नाउन आ गया है तो प्रोनाउन लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यहीं तक रहेगा, ये फुल स्टॉप लगा देंगे और ये बन गया। एक एग्जाम्पल और देखेंगे, दे प्रेजेंट अस सम बुक्स, द बुक्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पब्लिक। इसे हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो आप देख रहे हैं कि बाद वाला जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में है, विल बी लिखा हुआ है। उन्होंने हमें किताबें किस लिए दी, किताबें देने का उद्देश्य क्या है, तो लिखा है डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, बांटने के लिए। तो जब ये शब्द हमारा उद्देश्य दिखा रहा है, ये थर्ड फॉर्म का है और आप जानते हैं कि इन्फिनिटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टू लगाने से बनता है, तो इसके पहले बी लिखा हुआ है, अर्थात ये इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, तो बी के पहले टू लगेगा। इसको हम पहले पूरा वाक्य लिख लेंगे, दे प्रेजेंट अस सम बुक्स टू। यहां पर हम बीवी के पहले टू लगा देंगे क्योंकि यही शब्द हमारा उद्देश्य बता रहा है, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पब्लिक। तो मैं समझता हूं कि आपने पार्टिसिपल के द्वारा और इन्फिनिटिव के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना सीखा होगा। उम्मीद है कि आप कामयाब होंगे। थैंक यू।